हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज एक अगले क्लास के साथ फिर से आज आप सबों के सामने हूँ। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6। ये प्रश्नावली इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली है। इसमें कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं और उसको दूसरे रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करके और उसको हल करने के लिए कहा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करें। ये दो समीकरण दिए 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसको अगर भिन्न का जोड़कर रैखिक युग्म बनाया जाए तो रैखिक युग्म बनाएंगे तो x और y दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको अगर 1/2x है प्लस 1/3y है बराबर 2 है। अगर इसको ऐसे हल किया जाए तो क्या होगा, इनका एलसीएम 6xy हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 2। ये क्या होगा 3y प्लस 2x बराबर, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होके 12xy हो जाएगा। अब एक ही रैखिक समीकरण में x और y दो वेरिएबल तो हैं ही हैं जो कि प्लस में हैं या जोड़ घटाव में हैं, लेकिन ये x और y क्या हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में होने से इनमें हल करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करने के लिए। अब इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करने के लिए सबसे आसान मेथड क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि 1/x 1/y 1/x और 1/y ऐसा है। 1/x और 1/y दोनों इक्वेशंस में, दोनों समीकरण में कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम यहाँ मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं कि इसको लिखेंगे हल। माना कि 1/x बराबर p मान लिया तथा 1/y बराबर q मान लिया। ठीक है, 1/x बराबर p मान लिया और 1/y बराबर q मान लिया। अब इस 1/x और 1/y का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तब क्या समीकरण मिलता है वो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे 1/x तथा 1/y का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2, ये 1/2 है, 1/x है, यही है। तो 1/2 इंटू 1/x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2, ऐसा कर सकते हैं। अब ये 1/x बराबर हमने क्या मान लिया, p मान लिया, तो ये हो जाएगा p से ये 1/2 गुना p, इतना के बराबर क्या हो जाएगा, p आ गया, प्लस 1/3 गुना q बराबर 2। इसको अगर करेंगे तो p/2 प्लस q/3 बराबर 2, ऐसा हो जाएगा। पहला समीकरण है, पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसलिए हम इतना विस्तार रूप से बता रहे हैं। आगे जब हम क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी करेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आए इसलिए इसमें पूरी तरह से एक एक पार्ट को तोड़ के बता रहे हैं। अब इनका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ से बचेगा 3p प्लस 2q बराबर 2/1, यही होगा। यहाँ से करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p प्लस 2q बराबर 12 हो जाएगा। 3p प्लस 2q बराबर 12, इसको आप लिख लीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 बन गया।
अब इसी तरह से इसमें भी मानना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। इसको करेंगे तो ये 1/3 गुना p प्लस 1/2 गुना q बराबर 13/6। ये क्या होगा p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। अब ये क्या होगा, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 13/6। ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और 6 कैंसिल, बचा क्या 2p प्लस 3q बराबर 13। ये समीकरण 4 हो गया। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम हल करेंगे किस विधि से, तो विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हम लोग बराबर कर लेते हैं, बराबर करने के बाद दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका वैल्यू दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो इसमें से हम लोग p या q किसी को बराबर कर सकते हैं, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर q को बराबर कर रहे हैं तो इसमें 3 से और इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसमें कर दो गुना 3 से और इसमें गुना कर दो 2 से, तो क्या होगा ये 3 दूना 6 और ये 2 तिया 6। तो अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 गुना 3 माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है प्लस में है, एक ही सेम साइन में है, इसलिए हमको एक का चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए माइनस करते हैं। तो समीकरण 3 गुना 3 माइनस समीकरण 4 गुना 2 करने पर, ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 तरीका 9p प्लस 3 दूना 6q प्लस 12 तिया बराबर 12 तिया 36। इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4p प्लस 2 तिया 6q बराबर 13 दूना 26। ये होगा, चूंकि हमने माइनस किया है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 किया है, तो क्या होगा समीकरण 4 का जो साइन होगा सब चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 5 p बच जाएगा। ये 6q में से 6q घट जाएगा, क्या बचेगा 0 हो जाएगा। अब ये 36 है, 36 में से 26 घट जाएगा, क्या बचेगा 10 बच जाएगा। इसलिए p बराबर क्या होगा 10/5, 5 दूना 10। तो p का वैल्यू हमारा आ गया 2, p का वैल्यू आ गया। अब p के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2, 3 या 4 किसी में रख देंगे तो q का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मिटाते हैं, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है 3p प्लस 2q बराबर 12। p का वैल्यू कितना आया है, p बराबर 2 आया है, p बराबर 2 आया, तो 3 गुना 2 प्लस 2q बराबर 12, 3 दूना 6 प्लस 2q बराबर 12, ये होगा। अब यहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा, 2q बराबर क्या होगा 12 माइनस 6, ये 6 इधर जाकर माइनस हो गया, इसलिए q बराबर क्या होगा 12 माइनस 6 बराबर 6, और ये 2 इधर गुणा में था तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, तो 2 तिया 6, q बराबर क्या आ गया 3। अब हमने p और q, हमारा समीकरण तो x और y में था, हमारा समीकरण का जो वेरिएबल था वो x और y में था।
हमारा वैल्यू आया है P और Q में। तो P और Q को हम लोग क्या माने हैं 1/x और 1/y। तो हमें वैल्यू निकालना है x और y का। x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, उम्मीद है ये सब लिख चुके होंगे आप। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। चूँकि P बराबर 1/x है, या सूखा कपड़ा चाहिए था, 1/x बराबर P था। 1/x बराबर P का वैल्यू आया हमारा 2 आया था, 2 आया था P का वैल्यू। तो ये 2/1 लिख सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी तरह से 1/y बराबर q माना था हम लोगों ने। q बराबर क्या था 1/y। अब इसको करेंगे 1/y बराबर q का वैल्यू क्या आया हमारा, q का वैल्यू आया 3। तो यहाँ लिख दिया हमने 3/1 लिख सकते हैं। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या होगा 1/3। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। यही हमारा इस समीकरण को हल करने के बाद x और y का वैल्यू निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दो इक्वेशन इसमें भी है। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दोनों समीकरण को हम लोग रैखिक में पहले बदलते हैं। रैखिक में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है। 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं। तो लिख दिया, माना 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q मान लिया। इतना बराबर इतना मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या है 2 इंटू 1/√x है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे 2 गुना 1/√x प्लस 3 गुना 1/√y बराबर 2। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/x बराबर क्या लिखेंगे p। तो ये हो जाएगा 2p प्लस ये हो जाएगा 3q बराबर 2। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा 4/√x है, मतलब 4 इंटू 1/x है, 4 इंटू 1/√x प्लस माइनस है 9 इंटू 1/√y बराबर -1। यही है ना। इसको अगर हम लोग 1/x और 1/y का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/x बराबर क्या माना है p और 1/√y बराबर q माना है। तो ये हो जाएगा 4p माइनस 9q बराबर -1। इसको मान लिया समीकरण 4। ये समीकरण 3 और समीकरण 4। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि पहले x और y के वेरिएबल के टर्म में था हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको हमने चेंज कर लिया है p और q। अब हमारा वेरिएबल क्या है p और q हो गया। समीकरण 3 और 4 के रूप में दो समीकरण हमें मिल गए। p और q हमारा वेरिएबल है। पहले हम p और q का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो p और q का वैल्यू निकालने के लिए विलोपन विधि से करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये +3q है, ये -9q है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बराबर कर लेंगे। अगर q के टर्म को बराबर कर लेंगे तो क्या होगा, ये q का टर्म डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें
इसमें 3 से गुना कर दें तो ये 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 3 के 9 प्लस 9q, और ये 9q माइनस में ऑलरेडी है दूसरे समीकरण में, तो ये दोनों माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 गुना 3 जोड़ समीकरण 4 गुना 1 करने पर, ठीक है। जोड़ा क्यों? जोड़ा इसलिए कि इसका भी, इसका और इसका q का जो टर्म है दोनों का जो साइन है अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम सिंपली जोड़ देंगे तो प्लस माइनस वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, इसलिए हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। समीकरण 3 गुना 3 कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 दूना 6p प्लस 3 तरीके 9q इज इक्वल टू 3 दूना 6। समीकरण 4 क्या है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। 1 से मल्टीप्लाई करने को लिखें ना लिखें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं भी लिख सकते हैं आप, केवल सिंपली लिख सकते हैं समीकरण 3 गुना 4 प्लस समीकरण 4 करने पर, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 4p माइनस 9q बराबर -1। ये दोनों समीकरण हमारा, ये क्या है, ये 6 और 4 दोनों प्लस कर रहे हैं हम लोग तो जुड़ेगा, तो 6 4 10p हो जाएगा। ये 9 में से 9 घट जाएगा, क्या बचेगा 0, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 घट जाएगा, चूँकि ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 5। इसलिए p बराबर क्या होगा 5/10। ये 10 इधर जाके भाग में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो ये 5 दूना 10, तो p बराबर क्या हो गया हमारा 2। p बराबर 2। अब इस p बराबर 2 का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देंगे तो q का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में p का मान रख देंगे तो समीकरण 3 है क्या 2p प्लस 3q बराबर 2, यही है ना समीकरण 3। अब इसमें p का वैल्यू रख देंगे 2 गुने 2 प्लस 3q बराबर 2। ये क्या आएगा 2 दूना 4 प्लस 3q बराबर 2। अब ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इस तो लिखेंगे यहाँ 3q बराबर 2 माइनस 4। तो q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से q बराबर हमारा क्या होगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो -2 बच जाएगा, ये -2/3। q बराबर क्या हुआ -2/3। अब p बराबर 2 आया था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको फिर से करते हैं। यहाँ p बराबर 2 नहीं बल्कि p बराबर 1/2 आएगा। इसलिए लिखते हैं यहाँ p बराबर 5/10, 5 दूना 10, 1/2। p बराबर कितना आया 1/2 आया। अब ये p का मान 1/2 को समीकरण 3 में रख देंगे तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या 2p प्लस 3q बराबर 2, यही है ना। समीकरण 3 में p बराबर 1/2 रखने पर क्या होगा 2 गुना p का वैल्यू 1/2 प्लस 3q बराबर 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 1, तो क्या होगा 3q प्लस 1 बराबर 2। ये 3q प्लस 1, ये वाला केवल 1 बच जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3q बराबर 2 माइनस 1, ये वाला 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसलिए q बराबर क्या होगा 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, और ये 3 यहाँ बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। p का वैल्यू 1/2 और q का वैल्यू 1/3।
अब p और q का वैल्यू आ गया तो हम p और q का वैल्यू से 1/√x और 1/√y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इस वैल्यू से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग मिटाते हैं फिर से, अब लिखेंगे चूँकि 1/√x बराबर p इतना माना था, तो 1/√x बराबर p का वैल्यू कितना आया है हमारा, p का वैल्यू आया 1/2, ये आया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 से √x में, तो ये हो जाएगा √x बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 बराबर 2। अब इधर से आपको पता है कि इधर से अगर रूट हटता है तो इधर क्या होता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 4। इसी तरह से क्या माना था हमने, 1/√y बराबर 1/√y बराबर q माना था, तो 1/√y बराबर q का वैल्यू कितना आया हमारा, 1/3, तो q बराबर 1/3 लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √y बराबर 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो इतना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो 3 रह जाएगा। अब यहाँ से पता है कि रूट हटता है तो क्या होता है, दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ता है, तो इसलिए y बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 9, 3 गुना 3 बराबर 9, 3 का स्क्वायर, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 9। तो x बराबर हमारा 4 आया और y बराबर क्या आया, 9। यही हमारा इस समीकरण का हल निकल के आ गया, x और y का वैल्यू निकल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन है, हम लोग 8 क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद कुछ वर्बल क्वेश्चंस हैं जिसमें कि स्टेटमेंट के थ्रू रैखिक युग्म बनाना है और उसके बाद उसको हल करना है। तो हम लोग उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेथड आपको सबको पता चल गया कि इसको बनाना कैसे है। और अगर मेथड पता चल गया तो चाहे कोई भी डिजिट हो, कोई भी अंक हो, अंक ही का तो वैल्यू बदलेगा। यहाँ हो सकता है 2 हो जाएगा, 2 के जगह 4 हो जाएगा, यहाँ x के जगह y हो जाएगा, y के जगह x हो जाएगा, या फिर x √x है, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आप केवल ये वैल्यू बदलेगा, 2, 3, 1, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड तो सेम रहेगा। मेथड आप ऐसे बनाएंगे तो आपका हर क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 या आगे कोई और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा यूनिक है, अलग है उन सब से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 6/x - y - 3/y - 2 बराबर 1 दूसरा समीकरण है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये x - 1 और y - 2, x - 1 y - 2 दोनों में कॉमन है ना। x - y और y - 2 बराबर हम कुछ मान सकते हैं, इसके जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे उसमें 1/x और 1/y के बराबर कुछ मान रहे थे, इसी तरह से इसमें भी मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल, माना 1/x - y बराबर p तथा 1/y - 2 बराबर q, ऐसा मान लिया। 1/x है, 1/y है, 1/x - 1 और 1/y - 2 है, इन दोनों के बराबर p और q मान लिया। अब यहाँ से इस समीकरण को अगर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, ये 5 गुने 1/x - 1 प्लस 1 गुने 1/y - 2 बराबर 2, यह है। अब ये 1/x - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, p, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 5p प्लस 1 गुना q बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा
ये हो गया समीकरण, इसको हमने 3 मान लिया। अब इसी तरह समीकरण दूसरे से लिखेंगे। समीकरण 2 से क्या होगा, 6 गुना 1/x - 1 माइनस 3 गुना y - 2 बराबर 1। यही है ना समीकरण 2। समीकरण 2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लिया ये 1/x बराबर p, 1/y - 2 बराबर q। तो 6p माइनस 3q बराबर 1। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल गया हमें। अब 3 और 4 को हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक टर्म को बराबर कर लेंगे, x या y के वेरिएबल को बराबर कर लेंगे, और x और y के वेरिएबल को बराबर करने के बाद हमें p या q के वेरिएबल को बराबर कर लेंगे, और p या q के वेरिएबल को बराबर करने के बाद हमें किसी एक का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये यहाँ 3q है, यहाँ केवल q है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3qa हो जाएगा। तो ये यहाँ से करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको इसको चेंज नहीं करना है। और दोनों का साइन देख रहे हैं आप, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा हम लोग इसको समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, तो ये q का टर्म हमारा विलोपित हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा तो p का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15 p प्लस 3q बराबर 6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 3q प्लस 3 दूना 6। अब ये समीकरण 4 को ज्यों का त्यों रखना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई वैल्यू का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे 6p माइनस 3q बराबर 1। ऐसा कर दिया। ओह सॉरी, एक टर्म लिखना भूल गए, जो लिखते हैं हम लोग टर्म क्या भूल गए, कि समीकरण 3 गुना 3 जोड़ समीकरण 4 गुना 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 3 में 3 से गुना करके और समीकरण 4 में 1 से गुना करके दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, तो यहाँ लिख देंगे 3 × 5 = 15 p प्लस 3q बराबर 6। अब यहाँ से हो जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। चूँकि प्लस किया हमने, प्लस किया तो साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से 15 और 6 क्या होता है, 21p, ये 3 में से 3 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, मतलब कैंसिल हो गया। ये 6 7 हो गया, इसलिए p बराबर क्या होगा 7/21। 21 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, तो इसको लिख देंगे 7 तिया 21। तो इसलिए p बराबर क्या हो गया 1/3। अभी इस 1/3 को समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देंगे तो q का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण 3 है क्या, तो 5p प्लस q बराबर 2, यही है ना समीकरण 3। अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना p का वैल्यू कितना आया हमारा 1/3, ये 1/3 प्लस q बराबर 2, ये आया। अभी 5/3 हो गया, 5/3 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग q बराबर 2 माइनस 5/3, ये हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 दूना 6 माइनस 5, इसलिए q बराबर क्या आ गया, 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1 और बटा में 3, तो q बराबर क्या आ गया 1/3। p बराबर भी 1/3 आया था और q बराबर भी क्या आ गया 1/3 आ गया। तो अब इस p और q की सहायता से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x और y के बराबर हमने माना है 1/x - 1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर q माना है। तो अब ये q का वैल्यू
P और Q का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखने के लिए क्या करते हैं, सिंपली ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो 1/x - 1 बराबर P कितना आया था, 1/3। इसको दो भाग में बांट देते हैं, इधर Q निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x - 1 बराबर 3 गुना 1 बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 + 1, इसलिए x बराबर 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ चूँकि 1/y - 2 बराबर q है, तो 1/y - 2 बराबर q का वैल्यू कितना आया था, q का वैल्यू भी 1/3 है, तो ये 3 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 2 बराबर 3 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 तो पहले से था, ये -2 उधर जाके +2 हो गया, इसलिए y बराबर क्या हमारा आ गया, 3 और 2 5। x बराबर आया था कितना, 4, और y बराबर 5 आ गया। तो हमारा इस तरह से p और q का वैल्यू 1/3 और 1/3 आया, और p और q के वैल्यू की सहायता से हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया। x और y का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट के थ्रू हमें रैखिक संयुग्म बनाना है और तब उसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से तीनों क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है 6x + 3y बराबर 6xy। दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y बराबर 5xy। अब इस समीकरण को हल करने के लिए क्या है, इसमें xy है, xy प्लस माइनस में और एक xy मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ इसको किसी एक को बराबर कर लेंगे। तो अगर ये 2x है, ये 6x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों रख लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और दोनों का साइन प्लस में है, इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा। समीकरण 2 गुना 3 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 1 से गुणा करके ज्यों का त्यों रख लेते हैं, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके इसको तब लिख लेते हैं, और 6 का x का गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 1 हो जाएगा 6x + 3y बराबर 6xy। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 × 4 = 12, y बराबर 5 × 15xy, ऐसा हो जाएगा। चूँकि हमने माइनस किया है, तो माइनस किया है तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का। तो ये नीचे वाले का सबका साइन हमने चेंज कर दिया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, 6x और 6x को कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 6 घट जाएगा 0। अब ये 12y में से 3y घट जाएगा, साइन क्या रहेगा -9y। 15 में से 6 घट जाएगा 9, -9xy। अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये y है, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 बराबर 9x लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9। क्या हो गया, x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, 6x + 3y बराबर 6xy, यही है ना। अब इसको हम लोग x के जगह 1 रखते हैं, तो 6 × 1 + 3y बराबर
6 गुना 1 गुना y, यही है। ये 6 प्लस 3y बराबर 6 गुना 1 6y, तो ये हो जाएगा 6y। अब यहाँ से करेंगे, ये 6 का इधर ही रह जाएगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये 6y माइनस 3y हो जाएगा। अब क्या होगा, 6 बराबर 6 में से 3 घटेगा, 3 बच जाएगा, इसलिए y बराबर क्या होगा 6/3, 3 दूना 6, y बराबर कितना वैल्यू आ गया 3। तो इस तरह से हमारा इस समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू निकल के आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 2। अब इस पहले क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, सबसे अंतिम क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन 7वां और 8वां एक ही है, सेम है, इसलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे इसका भी मेथड बता ही दिया गया है, लेकिन फिर भी लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y बराबर है -1/8। ये समीकरण दूसरा है। ये दो समीकरण है, इन दो समीकरण में क्या हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बहुत लंबा होगा, तो हम लोग यहाँ इसको मान लेते हैं 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई के बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई है, तो यहाँ हम मानेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर p तथा 1/3x माइनस वाई बराबर q मान ली। यह है। अब इनका वैल्यू को p और q का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से लिखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस वाई की जगह p करेंगे तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, प्लस इतना बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो p प्लस q बराबर क्या होगा, 3/4, यही होगा। तो p प्लस q बराबर 3/4 हो गया। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4p प्लस 4q बराबर 3, ऐसा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो ये इसको मान लिया हमने समीकरण तीसरा, 4p प्लस 4q बराबर 3 हो गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अगर 1/3x प्लस 1y और 1/3x माइनस वाई का वैल्यू रखते हैं तब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, ये 1/2 ऑलरेडी है तो यहाँ से हो जाएगा इतना बराबर, ये होगा 1/2 इंटू p माइनस 1/2 इंटू q बराबर -1/8, ऐसा होगा, क्योंकि इतना के बराबर p रख दिया और इतना के बराबर q रख दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा p में, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा q में। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर ऐसा करें कि 1/2 यहाँ दोनों से कॉमन कर लें तो यहाँ 1/2 p माइनस q बच जाएगा। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, दोनों में से 1/2 निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 निकला तो p बच जाएगा, 1/2 निकला तो q बच जाएगा, p माइनस q हो जाएगा बराबर -1/8। ये 2 से इसमें कट जाएगा 1/4। अब इस 4 से इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आया क्या, p माइनस q बराबर 1/4, यही है ना। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर -1। ये क्या है, समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया। समीकरण 3 में आप देख सकते हैं कि 4p 4q, यहाँ भी 4p 4q आ रहा है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सिंपली हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे।
तो जोड़ देंगे तो ये वाला q वाला टर्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 करने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 है हमारा 4p प्लस 4q बराबर 3, समीकरण 4 है 4p माइनस 4q बराबर -1। प्लस किया है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, इसको सिंपली काट देंगे। 4p क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए p बराबर क्या होगा, 2/8, 2 चौका 8, p बराबर कितना आ गया, 1/4। p का वैल्यू क्या आया, 1/4 आ गया। अब p का वैल्यू को, p के मान को समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देंगे तो q का वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो समीकरण 3 में हम लोग p का वैल्यू रखते हैं, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 3 में p का मान रखने पर, p क्या है, समीकरण 3 क्या है, 4p प्लस 4q, 4p प्लस 4q बराबर 3। p का मान कितना आया है, 1/4, तो 4 गुने 1/4 प्लस 4q बराबर 3। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 4q बराबर 3। यहाँ से 4q बराबर 3 माइनस 1, ये 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4q बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए q बराबर हो जाएगा 2/4, 2 दूना 4, 1/2। q बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब p का वैल्यू आया हमारा 1/4 और q का वैल्यू आया 1/2। अब p और q को हमने कुछ और माना है, 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई, ये माना है हमने p और q को। तो अब हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमको p और q का वैल्यू यहाँ से यहाँ रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है इतना तक आपने लिख लिया होगा। अब इसको हम पूरा मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि x और y का वैल्यू क्या आता है। तो ये अब चूंकि 1/3x प्लस वाई बराबर p माना है तथा 1/3x माइनस वाई बराबर q माना है, यही तो माना है। इसमें p का वैल्यू रखेंगे, इसमें q का वैल्यू रखेंगे। इसमें लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर क्या होगा, p का वैल्यू हमारा क्या आया है, p का वैल्यू आया है 1/4। यहाँ से क्या करेंगे, 4 = 3x प्लस वाई, या ऐसा लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4। और यहाँ से अगर करेंगे, यहाँ से एक और इक्वेशन फिर से बन रहा है हमारा, रुको जरा, अब फिर से इक्वेशन आ रहा है। इक्वेशन आया, इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लिए, ये इक्वेशन 5 हो गया। इसको अगर करेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर q का वैल्यू आया था 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण 6 इसको मान लीजिए, छठा समीकरण हो गया। अब इन समीकरण से को हल करेंगे तब हमारा क्या आएगा, x और y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, दोनों का गुणांक भी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 5 और समीकरण 6 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 जोड़ 6 करने पर क्या होगा, 3x प्लस वाई बराबर 4, और ये होगा। तो ये समीकरण 5 और 6 को सिंपली जोड़ दिया हमने। जोड़ देने पर क्या होगा,
3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। अब ये जोड़ा है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, 3 3 हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x बराबर 6/6, ये कट के 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में अगर x का मान रख देंगे तो क्या होगा, समीकरण 5 है 3x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 5 है। अब x का वैल्यू कितना आया है 1, तो यहाँ से रख दिया 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 प्लस वाई बराबर 4, इसलिए y बराबर क्या होगा, 4 में से 3 घट जाएगा, 4 माइनस 3, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1। x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी 1 आया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये इस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको रैखिक युग्म समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उसको हल करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। धारा के अनुकूल एक धारा का अनुकूल होता है मतलब धारा के साथ साथ बहना, और धारा के प्रतिकूल होता है धारा के विपरीत बहना, जिस तरफ धारा बह रही है उसके दूसरे साइड में तैरना। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अगर मान लेते हैं धारा A से B की ओर जा रही है, तो A से B की ओर जाना धारा के अनुकूल हुआ और B से A की ओर आना धारा के प्रतिकूल हुआ। ये अनुकूल और ये होगा प्रतिकूल। अगर धारा इस तरफ बह रही है तो ये धारा के साथ बहना, A से B की ओर जाना धारा के अनुकूल हुआ और B से A की ओर आना धारा के प्रतिकूल हुआ। तो इस तरह से कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के साथ साथ जाती है और 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। तो उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो हमें यह भी नहीं पता है कि धारा की चाल क्या है और स्थिर जल में उसकी चाल क्या है। अब धारा के विपरीत और धारा के साथ साथ चलने का मतलब ये हुआ कि उसका शांत जल में, जैसे अगर कोई धारा नहीं है तो उसमें शांत जल में तैरने की जो गति है वो क्या होगी, और अगर धारा है तो उसमें धारा का भी चाल जुड़ जाएगा। तो धारा का चाल क्या होगा ये दोनों निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि शांत जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यह है शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में x किलोमीटर है प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम धारा के साथ जाएंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा शांत जल में चाल है ही है, जब कोई धारा नहीं है तब। धारा के साथ जाएंगे तो क्या होगा, ये धारा भी हमको बहाएगी, हम तो तैरेंगे अपना तैरेंगे ही, लेकिन धारा भी हमको बहाएगी। तो जो धारा के साथ बहेंगे तो उसमें चाल हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। और इसी तरह से अगर धारा के विपरीत बहेंगे तो धारा अगर हम किसी तरफ से आ रही है, हम उसके विपरीत जा रहे हैं तो धारा हमको पीछे की ओर धकेलेगी, तो उसमें चाल हो जाएगा क्या, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ साथ बहेंगे तो धारा का चाल उसमें जुड़ जाएगा शांत जल में जो चाल होगी, और अगर धारा के विपरीत बहेंगे, धारा के विपरीत तैरेंगे तो धारा के चाल उसमें माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा, तो लिखेंगे यहाँ धारा के साथ चाल बराबर क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
और धारा के विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा के साथ साथ अगर चल रहा है, तैर रही है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। तो अब आप ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो पहले प्रश्न से, पहले स्टेटमेंट से क्या है कि 2 घंटे में, तो 2 घंटा ये है और धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, धारा के साथ चाल है हमारा y किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में इस चाल से कितना दूरी तय करता है, इतना दूरी। तो चाल गुने समय गुने चाल, तो समय है 2, चाल है धारा के साथ कितना, x प्लस वाई बराबर दूरी कितना है 20 किलोमीटर। चाल गुने समय बराबर क्या हो गया, दूरी हो गया। समय, चाल गुने समय बराबर दूरी। अब ये 2 से ये भाग लग जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 10। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्योंकि धारा की चाल, धारा के साथ तैरने पर चाल क्या हो रहा है हमारा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और हम तैर कितनी देर रहे हैं, 2 घंटा। तो समय गुने चाल बराबर क्या होगा, दूरी। ये वाला इसको इससे गुणा कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये समय है और ये चाल है। तो चाल गुने समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। चाल गुने समय बराबर हमने दूरी कर लिया। अब ये समीकरण फर्स्ट आ गया। अब दूसरा है कि धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से क्या होगा, धारा के विपरीत चाल कितनी है, x माइनस वाई, कितना घंटा तैर रही है, 2 घंटा, डिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4 किलोमीटर। 2 से 2 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, y और x दोनों के इसके जो कांस्टेंट है बराबर हैं, गुणांक जो है दोनों के बराबर हैं, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, और x वाला टर्म है दोनों प्लस में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो y हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से विलोपित हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक है कितना, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों का y और y टर्म बराबर है, दोनों का गुणांक बराबर है, लेकिन साइन डिफरेंस है, डिफरेंट साइन है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, साइन बदलने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए हमने सिंपली जोड़ दिया है। अब इसको करेंगे 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कट के 0 हो जाएगा, बराबर 10 और 2 12। इसलिए x बराबर क्या होगा, 12/2, 2 छक 12, x बराबर आ गया 6। अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर है 10, यही है ना, x प्लस वाई बराबर 10। अब x के जगह 6 रख देंगे, तो यहाँ 6 प्लस वाई बराबर है 10। y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6, इसलिए y बराबर क्या होगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। अब x और y को हमने क्या माना था, x माना था शांत जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें और यहाँ लिख देंगे, अतः शांत जल में चाल x माना था, x बराबर क्या आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की
चाल y माने थे, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर आ गया। समीकरण पहले और समीकरण दूसरे को हल किया तो शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि एक अकेली महिला कितने दिनों में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष उसको कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इसमें क्या है कि अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन में वो पूरा कर ले रहे हैं, तो पहले तो साथ साथ एक दिन का काम निकल जाएगा, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, और दोनों के एक एक दिन का अलग अलग काम निकालेंगे। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि कितने दिनों में पुरुष कर रहा है, कितने दिनों में महिला कर रही है। तो हम मान लेंगे कि माना कि एक अकेली महिला काम को x दिनों में पूरा करेगी। तो एक दिन का काम क्या होगा, एक अकेली महिला x दिन में पूरा करेगी, तो एक दिन का काम एक अकेली महिला का एक दिन का काम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि 2 महिलाओं ने काम किया है, तो 2 महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे सीधे 2 महिला का एक दिन का काम कितना होगा, 2/x हो जाएगा। 2 महिला का एक दिन का काम 2/x हो जाएगा। अब फिर से एक अकेला पुरुष काम को y दिनों में पूरा करेगा, y दिनों में पूरा करेगा। अगर y दिनों में पूरा कर रहा है तो 5 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 5/y। 2 महिला का एक दिन का काम 2/x, 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y, और दोनों साथ साथ काम करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के इतना के बराबर आएगा। तो दोनों का एक प्रश्न से लिखेंगे, साथ काम करने पर एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा, चूंकि टोटल 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन का काम क्या होगा, इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4, एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 हो गया। अब यहाँ एक दिन का काम हमने निकाला है, एक अकेला अगर महिला अगर एक दिन में इतना काम करती है 2 महिलाएं, और 5 पुरुष एक दिन में इतना काम करते हैं, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगी, तो इतना के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लिखा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। महिला के 2 दिन का काम, 2 महिला के एक दिन का काम, 5 पुरुष का एक दिन का काम कितने के बराबर हो गया, 1/4 के बराबर। अगर इसको हम क्रॉस भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, xy 2y प्लस 5x बराबर 1/4, ये हो गया। अब इधर अगर लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 4 5 20y बराबर x/y। ये हमारा समीकरण पहला आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं दूसरा, पहला स्टेटमेंट से पहला समीकरण आ गया। दूसरे स्टेटमेंट 3 महिला और 6 पुरुष इसको अगर करेंगे तो 3 महिला का काम कितना होगा, 3/x, और 6 पुरुष का काम कितना होगा, 6/y। अब कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 3 दिनों में, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/3।
तो पुनः प्रश्न से लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से क्या होगा, 3 महिला का एक दिन का काम 3/x, 3x प्लस 6 पुरुष का एक दिन का काम 6/y बराबर दोनों को एक साथ मिला के काम एक दिन का काम 1/3, ऐसा होगा। इसको करेंगे xy 3y प्लस 6x बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 y, सॉरी यहाँ कुछ गलत हुआ है, यहाँ होगा y और यहाँ होगा x, ठीक है। 8y प्लस 20x बराबर xy, यहाँ करेंगे 3 3 9y प्लस 36 18x बराबर xy, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, अब इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, 8 या x या y को किसी में से एक को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करने के बाद दूसरे का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, आगे लिखते हैं, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सभी का साइन प्लस में है तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमको समीकरण एक को दूसरे से माइनस करना पड़ेगा। उसके पहले हमको गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। गुणांक बराबर करने के लिए ये इसमें 9 से गुणा कर दें, इसमें 8 से गुणा कर दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 9 माइनस समीकरण 2 गुणा 8 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 गुणा 9 करेंगे तो 9 8 72y प्लस 20 9 180x बराबर 9xy। यहाँ से इसमें 8 से गुणा कर रहे हैं तो ये भी हो गया 72y प्लस 18 9 162 x बराबर 8 से गुणा कर रहे हैं, 18 8 44 144 और ये 8xy, ऐसा हो जाएगा। माइनस किया है तो साइन माइनस कर देंगे, ये y और y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 72y में से 72y घट जाएगा। 180 में से 144 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, x बच जाएगा बराबर 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 1 xy बच जाएगा। अब यहाँ से x और ये x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 36 बराबर y, इसलिए y बराबर क्या आ गया 36, y का वैल्यू आ गया 36। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ समीकरण 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y बराबर आया कितना है 36, 8 गुने 36 प्लस 20x बराबर x गुणा 36, ये हो गया। इसको गुणा करेंगे x को एक तरफ कर लें और इसको दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा 20x माइनस इसको इधर ही रखते हैं, 8 छक 48, 8 3 24 और 4 28, 288 बराबर 36x माइनस 20x, ऐसा हो जाएगा। 36 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 16x बराबर 288, इसलिए x बराबर क्या होगा 288 बटा में 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचा 12, 16 8 28 से 18, x बराबर कितना होगा 18।
अब एक्स और वाई हमने क्या माना था, एक्स माना था कि अकेली महिला एक्स दिनों में पूरा करेगी, तो अकेली महिला कितने दिनों में पूरा कर रही है, 18 दिनों में, और अकेला पुरुष कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 36 दिनों में। तो यहां लिख देंगे अतः अकेली महिला 18 दिनों में काम पूरा करेगी तथा अकेला पुरुष 36 दिनों में काम को पूरा करेगा। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अकेली महिला 18 दिनों में पूरा करेगी और अकेला पुरुष कितने दिनों में पूरा करेगा, 36 दिनों में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। अगर कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, टोटल है 300 माइनस 60 कर देंगे तो बचेगा 240। शेष दूरी को मतलब 240 किलोमीटर को बस से तय करता है, तो कुल जो समय होता है वो 4 घंटे का लगता है। तो दोनों का समय निकाल लें, रेलगाड़ी से लगा हुआ समय और बस द्वारा लगा हुआ समय, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 घंटे का समय लगेगा। तो दोनों का समय निकाल लेते हैं और उसको जोड़कर देखते हैं क्या होता है। तो लिखते हैं सबसे पहले, माना कि क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल अलग अलग निकालना है। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, तो प्रश्न से दोनों का समय निकाल लेते हैं, है ना। दोनों का समय निकाल के क्या हो रहा है, 4 घंटा हो रहा है। तो लिखेंगे प्रश्न से 60 किलोमीटर चलने में कितना दूर टाइम लगेगा, दूरी बटा चाल, समय के बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहाँ लिख लेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, ये लिखेंगे। तो समय अगर निकालना है तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, तो रेलगाड़ी से कुल समय कितना लगेगा, 60 बटा x, दूरी है 60 और चाल है x, प्लस हो जाएगा बस से चला गया दूरी, तो बस से 60 किलोमीटर बस से चला, तो 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर घटा देंगे, तो बस से कितना दूरी चला, तो 240 किलोमीटर बटा बस की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा ये समय लग रहा है। अब इसको आप कर लें, इसका एलसीएम एक्स वाई, 60y प्लस 240x बराबर 4। फिर से करेंगे 60y प्लस 240x बराबर ये 4xy हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से ये समीकरण आ गया, इसको समीकरण पहला लिखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो 100 किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो रेलगाड़ी से चलने में कितना टाइम लगा, 100 बटा x। 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलता है तो शेष कितना दूरी हुआ, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर चला उसने बस से, तो इतना लग गया टाइम उसको बस में। 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो 10 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/6, है ना। और 4 घंटे पहले लगे थे, तो ये 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगता है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है।
तो 10 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.1/6 घंटा, ये पूरा घंटा हो जाएगा। मतलब 6 चौके 24, 1 25/6 घंटा लग गया उसको, ठीक है, 25/6 घंटा लग गया। तो यहाँ हमको टोटल लिख दिया 25/6। ये कहाँ से आया? 4 घंटा 10 मिनट को जब पूरा घंटा में बदलते हैं, सभी को घंटा में बदलते हैं, तब ये हमारा आता है 25/6। कैसे आता है? तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। अब 4 + 1/6 घंटा हो गया, 6 चौके 24, 1 25/6। तो इस तरह से हमारा ये 25/6 आ गया, तो घंटा में बदल दिया। अब इसको अगर पूरा करते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा XY, ये 100x प्लस 100y प्लस 200x बराबर 25/6। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। ये आ गया 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 600y है, ये 60y है, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 600y हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण क्या है? ये समीकरण दूसरा आ गया, समीकरण 2। इन दोनों समीकरण में सारे वैल्यूज प्लस में हैं, तो किसी एक समीकरण को घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 में, लेकिन पहले गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ 600 है, यहाँ 60 है, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आगे लिखेंगे, इसके आगे मिटाते हैं इसको। उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे यहाँ तक। तो समीकरण, एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा है कि क्वेश्चन ही बोर्ड में भर जा रहा है। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 × 10 माइनस समीकरण 2 × 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 × 10 करेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 600y प्लस 240 × 10 करेंगे तो 2400x हो जाएगा बराबर 10 चौका 40xy। ये हो गया। और इसको समीकरण दूसरे को लिख देंगे 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। ये दो समीकरण लिख दिया हमने। अब इनको हल करेंगे। माइनस किया है तो माइनस में सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये 600y में से 600y घट जाएगा, 2400 में से 1200 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1200x बराबर 40 में से 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 15xy। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या होगा? 1200/15। 1200/15 अगर भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 15 × 8 = 20। ये 80 आ गया, ठीक है। y बराबर क्या आ गया? 80 आ गया। अब y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था? 60y प्लस 240x बराबर 4xy। यही था समीकरण पहला, यही था। अब इसमें y का वैल्यू रख देंगे तो 60 × 80 प्लस 240x बराबर 4 × x × y का वैल्यू 80। यही हो गया। इसको लिख लिया 8 × 6 = 48, 4800 बराबर, अगर इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये होगा 8 चौका 32, 320x माइनस ये हो जाएगा 240x, क्योंकि ये प्लस होकर उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 320 में से 240 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 में से 0, 32 में से 24 गया
तो बचेगा 8। 80x बराबर 4800। इसलिए x बराबर क्या होगा 4800 बटा में 80। ये 0 कट गया, 8 छक 48, ये हो गया 60। अब x और y हमने क्या माना था? x माना था रेलगाड़ी की चाल और y माना था बस की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल आया हमारा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आया y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीनों क्वेश्चन में ये आया था कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल निकालना था। रेलगाड़ी की चाल हमारा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो इस तरह ये क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर रैखिक समीकरण युग्म था। रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 आज समाप्त होता है। आप इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हल किए गए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप जैसे ही आप हमारा चैनल अगर सर्च करना चाहें तो दिनेश कुमार 0788 करके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे आपका। हम और आगे के चैप्टर को भी हम सॉल्व करते रहें और आपके तक नए नए वीडियोस लेकर उपस्थित हो सकें। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।